नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवगुरु टॉक शो। और आज इन पंक्तियों से शुरुआत करेंगे कि आज के दौर में न जीतना जरूरी है न हारना जरूरी है। खेल है लाजवाब, बस इसे खेलना जरूरी है। और खेल हमारे मन मस्तिष्क और हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, लेकिन फिर भी हम लोग खेल से दूर होते जा रहे हैं। लेकिन हमारे बीच एक ऐसे शख्सियत है जो कि खेल को स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ खेलते हैं और साथ में टूर्नामेंट कराकर नई नई प्रतिभाओं को भी खोजते हैं। इसके अलावे ये बॉडी बिल्डिंग में रुचि रखते हैं और एक लंबे सफर पर एक टीम के साथ ये बाइक राइडिंग करके नए नए जगहों पर जाते हैं। तो आइए हम उनसे मिलाते हैं। हमारे बीच हैं दीपक यादव जी। आइए, आपका स्वागत है नवगुरु टॉक शो में। थैंक यू सो मच भैया। और दीपक जी, आप शुरू से ही खेल के प्रति रुचि रखते हैं, लेकिन आप बचपन से आप किस तरीके से खेलते थे क्रिकेट, और आईपीएल आने के बाद आपके खेल में क्या परिवर्तन आया? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जब बचपन में क्रिकेट स्टार्ट किया तो जो बड़े भाई लोग थे उन्हें देखा। हमारे गांव में बहुत ऐसे ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन भी किया जिला स्तर पे। तो उन्हें देखकर काफ़ी रुचि जगा कि हाँ, हम लोग भी क्रिकेट खेलना स्टार्ट करते हैं। तो वहाँ से क्रिकेट खेलना हम लोगों ने स्टार्ट किया। और जहाँ तक बात रही आईपीएल आने के बाद, तो आईपीएल आने के बाद बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा रुचि जगा कि अभी से पहले होता था कि लगभग हमारे देश की जो जनसंख्या है लगभग 150 करोड़ से ऊपर है। तो पहले भारतीय टीम में जाने के लिए मात्र 11 स्लॉट होते थे। तो इतने भारी जनसंख्या में उस 11 में जगह बनाना बहुत मुश्किल होता था। लेकिन जब से आईपीएल आया तब से पहले 8 टीमें थी, अब 10 टीमें आई हैं। तो ऐसे में बहुत सारे युवा को ऐसा प्रतीत हुआ कि अगर अच्छा खेलते हैं उस लेवल पे जाएंगे, बहुत सारा नाम कमाएंगे। तो आईपीएल आने के बाद लेदर क्रिकेट में रुचि बहुत ज्यादा बढ़ी। और आप जब बताए कि अपने बड़े भाइयों को चाहे घर में लोगों को देखकर खेलते थे, तो हमको याद आता है कि जब हम खेलते थे तो मेरा अगर बैट है तो मैं कहता था कि पहले बैटिंग मैं करूंगा, ठीक है। अगर आउट भी हो गए तो नहीं, एक बार और चांस मिलना चाहिए क्योंकि मेरा बैट है। तो आपके साथ ऐसा होता था क्या? जी बिल्कुल, हमारे साथ भी ऐसा होता था। हमारे कुछ भाई लोग होते थे, तो जब घर में होते हैं तो ये सब चीज उतना मतलब मायने नहीं रखता, झेल लेते थे हम लोग क्योंकि पहले उतना साधन होता नहीं था हम लोग के पास। तो किसी के पास बैट होता था, किसी के पास बॉल होते थे, तो ऐसे मिला जुला कर हम लोग क्रिकेट खेलते थे। वाह। और जब आईपीएल आया तो होप भी जगा है लोगों को कि हम अगर अच्छा क्रिकेट खेले तो मेरा भी चुनाव अच्छे टीमों में हो सकती है। जी बिल्कुल, अभी आईपीएल के कारण ही अगर देखेंगे तो हमारे बिहार राज्य से 3-4 ऐसे प्लेयर है, जैसे आप ईशान किशन का नाम ले लें। अभी खेल रहे हैं मुकेश कुमार है, और एक और अभी नया हाँ सूर्यवंशी करके हैं। वो उनका मात्र अभी 13 से 14 साल उम्र हुआ है, और वो ये सारे प्लेयर वहाँ खेल रहे हैं। एक आकाशदीप भी है। तो 4 प्लेयर ऐसे अगर भारतीय टीम में डायरेक्टली जाना होता तो शायद हम लोग इनका नाम नहीं जान पाते। लेकिन आईपीएल आने के बाद ही ऐसे कुछ प्लेयर्स है जो इतने बड़े लेवल पे अच्छा परफॉर्म करके अपना राज्य का नाम भी आई कर रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छा। क्रिकेट रोमांच का खेल है, लोग काफी उत्सुकता के साथ खेलते हैं और देखते भी है। पहले जब मैच होता था तो गांव के लोग बेसब्री से मैच का इंतजार करते थे और देखने के लिए एकजुट भी होते थे। लेकिन जब क्रिकेट हार जाते थे तो उन्हें बेहद अफसोस होता था और कहते थे कि मेरा समय भी बर्बाद हुआ और कोई फायदा भी नहीं हुआ। लेकिन अभी क्या है, विभिन्न ऐप के माध्यम से लोग सट्टेबाजी कर रहे हैं। क्या यह सट्टेबाजी करना उचित है या अनुचित? सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा, जो आपने पहला सवाल लिया ना कि पूरा दिन लग जाता था, तो मेरे ख्याल से पहले T20 क्रिकेट नहीं था 20-20 ओवर वाला। पहले था ओडीआई, जिसमें एक टीम 50 ओवर बैटिंग या बॉलिंग करती थी और फिर दूसरी टीम करती थी। तो ऐसे में लगभग 8 से 10 घंटे लगते थे, और पहले वैसा साधन भी नहीं हुआ करता था। अभी तो सारे लोग फोन में आराम से मैच देखते हैं, अपना काम भी कर सकते हैं और मैच भी देख सकते हैं। लेकिन पहले एकजुट होते थे, एक टीवी हुआ करता था एंटीना वाला, और उस पे सारे लोग इकट्ठा ही एक ही जगह देख पाते थे।
तो इस कंडीशन में मैं ये बोल सकता हूँ कि अभी के दौर पे सारे लोग फोन पे देख के अपना काम भी करते हैं और मैच भी देखते हैं। तो पहला सवाल ये रहा। और दूसरा सट्टेबाजी, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि पहले भारत में ये जो बेटिंग है वो इलीगल था, लेकिन अभी आप खुद देख रहे होंगे कि भारत सरकार ने ही अगर मान लीजिए आईपीएल में अगर स्पॉन्सरशिप दे रही है, ड्रीम 11 ऐसे बहुत सारी ऐप है, तो इसे तो लीगल कर दिया ना। तो लीगल कर दिया तो अब सरकार ही इस पे कुछ एक्शन नहीं ले रही है, तो इसमें जो आम जनता है जो खुद इसमें डूबे हुए हैं सट्टेबाजी में, उन्हें खुद सोचना होगा कि इसमें आकर अपना बर्बादी ही कर सकते, इससे ज्यादा आगे नहीं जा सकते। अच्छा, इसमें क्या जोखिम भी बहुत है क्या? ऐसा मान लीजिए कि बहुत लोग ऐसे हैं जो कि सट्टेबाजी में पैसे लगा दिए और अपना पूरा बर्बाद हो गए, तो क्या इसमें जोखिम भी है जी क्या? बिल्कुल। अगर मैं ऐसा कहूँ, अगर किसी भी चीज में शॉर्टकट बहुत ज्यादा जोखिम भरा होता है, तो बहुत शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा पैसा कमाना, चाहे कुछ भी किसी भी चीज का लालच करना, वो सही नहीं होता है। तो इसमें बहुत ज्यादा जोखिम होता है। यानी लालच नहीं करना चाहिए और बड़ी बड़ी रकमें अपने आप पे ये लगाकर कि मैं बहुत अच्छा प्रिडिक्ट कर सकता हूं और इसमें हम पैसे लगा सकते हैं और उस कारण से वो बर्बाद हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी प्रिडिक्शन हमेशा सही नहीं हो सकता। एक गलती आपने किया, अगर वो आपके प्रिडिक्शन के अपोजिट गया तो आपका सब खत्म। यानी सट्टा भी अगर आप लगा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, तो इंटरटेनमेंट समझकर उसको लगाया जाए, न कि पैसा बनाने का माध्यम। अगर इंटरटेनमेंट के लिए के पर्पज से जाएंगे तो ऐसा ये चीज है ना कि अगर इसमें कोई जाता है बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो जाता है, हाँ। उस कंडीशन में अगर अपने आप पे कंट्रोल है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करना चाहिए। हाँ, सबसे ज्यादा टीनेजर्स फंस जाते हैं। मैंने तो कई टीनेजर्स के बारे में सुना कि अपने माता पिता का एटीएम यूज कर जा रहे हैं। उसके बाद कई ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने सट्टेबाजी के चक्कर में आकर उनको अपना घर तक बेचना पड़ा। जी बिल्कुल। यह बिल्कुल हानिकारक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस चीज से हम अपने आसपास को जागरूक भी नहीं कर सकते। अगर कहीं देख रहे हैं छोटे बच्चे उसमें लगे हुए, तो हम लोग को रोकना चाहिए। जी बिल्कुल। हाँ, इसके प्रति हम लोगों को किसी को जागरूक नहीं करना चाहिए, जो भी अपने साथ के हो या फिर अगर अलग के भी हो, उन्हें भी मना करना चाहिए कि इस चीज में बिल्कुल ना जाए। बिल्कुल। और आप देख रहे हैं कि आईपीएल की शुरुआत हो चुकी है, बड़े बड़े खिलाड़ी इसमें अभी शुरू हो गए हैं, अपना बैटिंग बॉलिंग से अपना टैलेंट दिखा रहे हैं। लेकिन अभी आईपीएल की जो तत्कालिक घटनाओं को देखें तो क्या क्या ऐसी नई घटनाएं हुई, चाहे जो चर्चा का विषय बना, उसके बारे में बताइएगा। सबसे बड़ा चर्चा का विषय अगर मैं कहूँ इस बार के आईपीएल में, तो ऐसा है कि पहले जो ऋषभ पंत जो प्लेयर थे वो दिल्ली में थे। अच्छा। वो अभी चेंज करके अभी एलएसजी में है, और सबसे बड़ी रकम जो ऑक्शन हुआ था, मेगा ऑक्शन, उसमें उन्हें 27 करोड़ रुपए मिले, 27 जो कि करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है। जी बिल्कुल जी। और उनका काम विकेट कीपिंग और कैप्टेंसी का है। तो उस कंडीशन में अगर मैं देखूं तो पिछले 3-4 मैचों में उनका परफॉर्मेंस बिल्कुल खराब गया है। तो सबसे बड़ा ये है कि सारे लोग बोल रहे हैं कि इतना बड़ा रकम लेके, मतलब होता है ना, इतना भारी भरकम अगर रकम आपको मिलता है तो एक तो आप परफॉर्मेंस, ऊपर से आपको भी पता है कि मैंने इतने सारे पैसे लिए तो मुझे परफॉर्म करना ही है। इन सारी चीजों के कारण मुझे लगता है उनका परफॉर्मेंस और खराब है। तो सबसे पहला ये, और एक चीज और मैं बताऊंगा कि इस साल अभी तक जो शुरुआती में जितने मैचेज होते थे तो इतना ज्यादा छक्के या फिर इतना ज्यादा हाई स्कोरिंग नहीं होता था जो कि इस बार हो रहा है। अच्छा, मैंने ऐसा कौन सा टीम है जो सबसे ज्यादा रन बनाया है? अभी मेरे ख्याल से एलएसजी की ही टीम है। उसमें ऋषभ पंत बहुत अच्छा नहीं खेल पा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे उनके प्लेयर हैं जो कि अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। अच्छा, क्रिकेट मैच जो होते हैं मेल पॉपुलेशन में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन फीमेल पॉपुलेशन काफी कम इंटरेस्ट लेती है। आखिर ऐसा क्या बात है जिस कारण से फीमेल पॉपुलेशन काफी कम इंटरेस्ट ले रही है? देखिए, अगर जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि फीमेल आज के दौर में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि पहले अगर मैं किसी से पूछूं या फिर मैं खुद अगर याद करूं तो पहले की जो फीमेल क्रिकेटर्स होती थी तो मुझे मुश्किल से 2-4 नाम ही याद होंगे। मिथाली राज हो गए, झूलन गोस्वामी हो गए, ऐसे करके कुछ ही नाम होंगे। हमारे हाजीपुर से भी एक फीमेल क्रिकेटर, जी बिल्कुल, हाँ। लेकिन अभी के टाइम में जब से WPL आया है, आईपीएल के तर्ज पे WPL फीमेलों के लिए, तो वैसे में बहुत सारी जो गर्ल्स है जिनको मौका मिलता है और वो लोग अपना रुचि बढ़ा रही है। और एक चीज और मैं बता सकता हूँ कि जैसे हमारे गांव, सबसे ज्यादा तो अपने भारत देश में देखें तो गांव में ही बहुत ज्यादा लोग रहते भी है, और मतलब 50% से ज्यादा लोग गांव में ही रहते हैं।
तो गांव में जो लड़कियां होती है, अगर जब से जन्म के बाद उनकी पढ़ाई लिखाई कैसे भी वो सेटल हो जाए, मतलब खेल के प्रति बहुत ज्यादा पेरेंट्स ध्यान नहीं देते हैं, तो ये भी एक कारण हो सकता है। जैसे आपने WPL की चर्चा जी तो हमें लगता है ये WPL इंट्रोड्यूस करवाया गया होगा ताकि मेल और फीमेल के बीच भेदभाव को मिटाया जा सके। मिटाया जा जी सके। बिल्कुल ये बिल्कुल। अच्छी बात है। जी बिल्कुल। मुझे भी सुनने को मिला था और मैंने भी टीवी पे देखा कि फीमेल पॉपुलेशन भी क्रिकेट मैच को खेल रही है, जी। लेकिन इंटरेस्ट कम है। जी। हाँ, वो धीरे धीरे हो जाएगा। लेकिन उनको 6 घंटे पहले था, 5 घंटे देखने में बहुत परेशानी होती थी। बिल्कुल। क्योंकि घर के भी काम और बच्चों के को भी देखना, जी। चाहे अन्य कामों के कारण भी वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होती थी। जी। लेकिन अब धीरे धीरे जब T20 आया है तो सब लोग रुचि ले रहे हैं, जैसा हमको लगता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। में क्रिकेट काफी खेला जाता है और दर्शक काफी रोमांचित भी होते हैं, लेकिन कभी कभी दर्शक इमोशनल भी होते हैं और काफी हुटिंग भी करते हैं। तो इसकी वजह आप क्या मानते हैं, क्यों ऐसा होता है, इतना इमोशनल क्यों है यहाँ की जनता? सबसे पहले तो मुझे ये लगता है कि अपना जो देश है भारत, इसमें अगर देखा जाए तो सारे लोग सबसे ज्यादा जुड़े हुए किसी खेल से हो सकते हैं तो क्रिकेट ही है, सबसे ज्यादा फेमस भी है। क्योंकि अगर किसी और खेल में देखें तो जैसे हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा Interest। रुचि नहीं है लोगों का। वो अगर फुटबॉल भी देखे तो हमारे जो कैप्टन थे सुनील छेत्री, उन्हें मतलब लोगों को मतलब अपील करना पड़ेगा कि आप लोग आइए हमारा स्टेडियम में आकर मैच देखिए। तो लोगों के बीच क्रिकेट ही सबसे ज्यादा रुचि बना रखा है। और इस कंडीशन में बहुत सारे ऐसे प्लेयर भी थे, जैसे कपिल देव, जो कि 1983 का वर्ल्ड कप उन्होंने हमारे देश को जिताया, उस समय कैप्टेंसी करके। सुनील गावस्कर थे, महेंद्र अमरनाथ थे, उसके बाद बहुत सारे प्लेयर, अभी अजहरुद्दीन थे, सचिन तेंदुलकर थे, सौरव गांगुली, बहुत सारे ऐसे नाम हैं। तो बहुत बड़े लेवल पे वो लोगों ने ऐसा ऐसा कारनामा किया है, ऐसी ऐसी पारियां खेली है, हमारे देश को जिताया, तो लोग उनसे बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। और अभी हाल के टाइम में अगर आप देख लें तो महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली और रोहित शर्मा, उनका क्रेज बहुत ऊपर लेवल का है। अगर सोशल मीडिया पे अगर देखते हैं तो विराट कोहली एशिया में सबसे ज्यादा फॉलो होने वाले क्रिकेटर है इंस्टाग्राम पे, और उनका अभी नियरली 300 मिलियन फॉलोअर्स है। तो इतना बड़ा उनका ऑरा है कि पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में उनका राज है। अगर एक चीज और देखें तो जैसे ओलंपिक है, तो पहले क्रिकेट ओलंपिक में बिल्कुल नहीं था, लेकिन जब से अभी 2027 में ओलंपिक का जो अनाउंसमेंट हुआ है, उसमें क्रिकेट को इंक्लूड किया गया था। अच्छा। और वहां का जो क्रिकेट का जो चेहरा थे वो विराट कोहली थे। तो समझ सकते हैं कि इतने बड़े उनका नाम है तो लोग उनसे कितना कनेक्टेड है। बिल्कुल, यही मेन मुझे लगता है कारण है कि अपने देश में क्रिकेट को ज्यादा महत्व देते हैं और दीवानगी है। और वो मतलब भगवान का रूप समझते थे सचिन तेंदुलकर को, क्रिकेट का भगवान कहलाते थे, और इतना इमोशनली वो जुड़े हुए हैं क्रिकेट से कि वो हारना नहीं चाहते कि मेरा देश कभी नहीं हारे। तो शायद हमको लगता है इस वजह से भी उनका इमोशन बहुत होता होगा। जी बिल्कुल। तो बिल्कुल, जैसे आप क्रिकेट मैच के अलावा बॉडी बिल्डिंग में काफी इंटरेस्ट रखते हैं, आपका बॉडी काफी अच्छा है, काफी अच्छी फिटनेस भी है। अभी के जनरेशन में मुझे देखने को मिल रहा है कि तुरंत बॉडी को बना लेने के लिए जो युवा पीढ़ी है तरह तरह के सप्लीमेंट का यूज कर रहे हैं। क्या सप्लीमेंट का यूज करना कहीं से भी लाभदायक है या नहीं? जी मैं बता दूं, सबसे पहले शॉर्टकट तो बिल्कुल भी नहीं है बॉडी बिल्डिंग में जो अपना फिजिक डेवलप करना, क्योंकि हमारा शरीर ही सब कुछ है। अगर ये सही है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में शॉर्टकट बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर फूड सप्लीमेंट कोई भी अगर लड़का लेता है तो वो बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन फूड सप्लीमेंट की जगह आपने बताया ना कि बहुत जल्दी बॉडी ग्रो करने हैं, इस कंडीशन में बहुत ज्यादा ड्रग या मेडिसिन यूज करने स्टार्ट कर देते हैं, तो वो बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि बहुत जल्दी मसल्स गेन करना और फैट को कम करना, कहाँ तक लेना उचित है, मतलब क्या क्या चीज लेना उचित है, क्या नहीं लेना उचित? जैसे फूड सप्लीमेंट जितने, जैसे प्रोटीन होते हैं, प्री वर्कआउट होते हैं, BCAA होते हैं, वो सब सही है, वो सब आप ले सकते हैं। लेकिन उसके अलावा कुछ मेडिसिन जैसे इंजेक्शन फॉर्म में होते हैं, टैबलेट फॉर्म में होते हैं, कैप्सूल फॉर्म में स्टेरॉइड, जिसे स्टेरॉइड बोलते हैं, जी हाँ, तो उसे बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। अगर कोई
उस लेवल का कंपटीशन खेलने जाता है। तो आप जितने अगर बॉडी बिल्डिंग का जो स्टेज पे जाते हैं वो लोग यूज करते हैं, तो उनके लिए उनके पास प्रॉपर एक गाइडेंस होता है, उनके कोच होते हैं, मेडिकल की टीम होती है। क्या तो डाइट है ये? जी बिल्कुल, डाइट के साथ साथ मेडिसिन का जो इंटेक जो कर रहे हैं, जो स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, जैसे मिस्टर इंडिया हो गया, मिस्टर वर्ल्ड हो गया, मिस्टर ओलंपिया, जो भी कुछ है, तो उसमें उनके साथ डॉक्टर होते हैं, उनके कोच होते हैं, उनको वो गाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पे वैसा अभी कल्चर आया नहीं कि उतने बहुत ज्यादा नॉलेज उन चीजों में यहाँ के लोगों को हो। उस कंडीशन में जिसे नॉलेज नहीं है, अगर वो लेते हैं तो उनके साथ बिल्कुल गलत होता है। अच्छा, आपको कभी ऐसा होता है कि आप बॉडी अच्छा है तो कोई दोस्त आपको ये उम्मीद लगा के रखे कि कहीं भी मेरा झगड़ा होगा तो मेरा तो ये बॉडी बिल्डर दोस्त है, मेरे साथ होगा कोई, मतलब, तो कभी ऐसा होता है आपके साथ या कभी हुआ है ऐसा? जी बिल्कुल हुआ है, बहुत बार हुआ है। अच्छा। और दोस्ती होता है तो जाना तो नहीं चाहिए, बट कभी कभी ऐसा होता है कि जाके मैं जो भी होता है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। मतलब क्योंकि देखिए आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, अपना शरीर से प्यार करते हैं, शरीर को सब कुछ ये करते हैं। अगर झगड़ा होता है, कुछ भी होता है, तो ऐसा तो नहीं कि आप खरोच होने पर भी आपको बहुत बिल्कुल होगा। अगर मोच आ गया, अगर इंजरी आ गई, तो आप जितना मेहनत कर रहे हैं, एक हफ्ता अगर खराब हुआ तो एक हफ्ता की वजह से आपका 1-2 महीना बैक चले जाएंगे। बिल्कुल। और हम तो समझते हैं कि एक बॉडी बिल्डर अपने शरीर से बहुत प्यार करता है। एक बूंद भी अगर ब्लड निकल जाए तो उसका चिंता का कारण बन सकता है, और एक खरोच आ जाए तो वो बहुत प्रॉब्लम में आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्योंकि इतना मुश्किल होता है ना बॉडी बिल्डिंग, मतलब इसे एक तपस्या बोल सकते हैं वो, इसलिए कि अगर आपको कोई बोल दे एक दिन नमक नहीं खाने के लिए, चीनी नहीं खाने के लिए, तो बहुत मुश्किल होता है। और जो बॉडी बिल्डर्स जो अपना तैयारी करते हैं या फिर अपना बॉडी को अच्छे कंडीशन में रखना चाहते हैं, जो बोलते हैं ना एब्स बनाते हैं, तो एब्स जिम में नहीं बनता है, एब्स किचन में बनता है। सबसे मेन चीज है उस, अगर एक दिन आपको मना कर दे नमक चीनी छोड़ने के, तो नहीं छोड़ पाएंगे। वो लोग 6-6 महीना 1-1 साल तक नमक चीनी अवॉइड करते हैं, तो बहुत मुश्किल है बॉडी बिल्डिंग। अच्छा, बॉडी बिल्डिंग के अलावा भी कई बार आपको मैंने देखा कि बर्फीली रास्ते, पहाड़ी रास्ते में बाइक राइडिंग करते हुए, बाइक राइडिंग करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाइक राइडिंग करते दरमियान अगर बाइक में कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम आ जाती है और उस रास्ते कोई मैकेनिक्स नहीं मिलता हो, तो उसको आप कैसे सॉल्व करते हो? सबसे पहले बाइक राइडिंग अगर मैं बोलूं तो अपना जो जिला है, अगर 2-3 साल पहले अगर आप पूछते ना कि यहाँ पे कोई बाइकर है क्या, तो आपको शायद कोई नाम नहीं मिलता। तो हमारे गांव से एक भैया थे जो कि मर्चेंट नेवी में अभी कार्य कर रहे हैं, तो उनका इस चीज में बहुत ज्यादा रुचि था। तो उनको हम लोग देखते थे, तो बोलते थे ना कि अपने गांव से हम दिल्ली बाइक से गए, बुलेट से गए। तो हम लोग शॉक्ड होते थे कि इतना दूर बाइक से कैसे चले गए। लेकिन जैसे जैसे उनके साथ रहा तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस आया। पहले मुजफ्फरपुर जाना, फिर मोतिहारी जाना, मतलब स्टार्ट किया पहले 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर ऐसे करके, तो बहुत ज्यादा मजा आने लगा। और सबसे मेन चीज, जितने बाइकर्स हैं ना, आपको मैं गारंटी देता हूँ कि उसमें जो रियल बाइकर्स होंगे ना, पूरे डिसिप्लिन में होंगे। ना हार्श राइडिंग करना बिल्कुल नहीं करेंगे, और वो प्रॉपर राइडिंग गियर्स के साथ होंगे। जैसे राइडिंग ग्लव्स हो गए, जैकेट हो गए, आपका राइडिंग पैंट हो गए, राइडिंग बूट हुआ, हेलमेट हो गए, एक A to Z एक चीज ऐसा होगा जो उसके साथ ही वो लॉन्ग टूर पे जा पाएंगे। उस अगर नहीं है तो नहीं जाएंगे। अच्छा। और बिल्कुल अगर बोलेंगे ना, एक सीक्वेंस में चलेंगे कि और मतलब बहुत सारे सिग्नल्स होते हैं, रुकने का क्या करना है, आगे कोई पैथोल्स मिल गया तो उस कंडीशन में क्या सिग्नल पीछे वालों के देना है, तो ये सारी चीजें प्लान होती है और उसके अकॉर्डिंग ही जाना होता है। अच्छा, मैंने पूछा था कि बाइक में अगर मैकेनिकल प्रॉब्लम आ जाती तो उसका समाधान कैसे? जी बिल्कुल, अगर मैं इसके ऊपर बोलूं तो अभी अगर किसी ब्रांड का प्रमोशन तो है नहीं, लेकिन रॉयल एनफील्ड एक ऐसी ब्रांड है ना जो बाइकर्स को जिंदा करके रखा है इंडिया में। वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जैसे बाइकर्स लोगों का एक ड्रीम होता है लद्दाख जाना। लद्दाख उसमें लेह एक सिटी है, वहां जाना, क्योंकि बहुत ज्यादा हाइट पे है। मैं अभी पिछले साल गया था लद्दाख, तो वहां पे मतलब 150-200 किलोमीटर आपको कुछ एक पक्षी भी नहीं दिखेगा, लेकिन कुछ कुछ ऐसे प्लेस है जहां पे रॉयल एनफील्ड अपना कैनोपी दे रखी है। अच्छा, वैसी जगहों पे तो सोच लीजिए उतना जो बहुत टफ इलाका है वहां दे रखा है, तो बाद बाकी हर जगह तो आपको मिलेगा। और रॉयल एनफील्ड बाइक जो होती है ना, बहुत अच्छी होती है, जल्दी खराब नहीं होती। अच्छा, एक जैसे आपने किट की बात की, तो वो जो किट होता है वो कितने कॉस्ट का होता है? बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। अगर मतलब मिलने को तो बहुत सस्ता भी मिल जाएगा, लेकिन
अगर यूज मुझे ही करना है, खुद को यूज करना है, जी। और वो यूज करने के बाद अगर हम सेफ रह सकते हैं तो थोड़ा जो अच्छा ब्रांड का हो वो लेने में अगर देखा जाए तो जो राइडिंग जैकेट होते हैं वो अराउंड 15,000 रुपए मिल आएंगे, राइडिंग पैंट 10,000 रुपए, राइडिंग जो बूट है वो भी 10,000 रुपए। अच्छा। ऐसे करके मैं अगर देखूं तो मिनिमम 50 से 60,000 रुपए लगेंगे अच्छा, जी राइडिंग। तब वो जाकर वो तब आप राइडिंग के safe हैं। लिए तैयार हो पाइएगा, आप जा पाइएगा। जी बिल्कुल, उसके बाद आप सेफ हैं। अगर मतलब सारे लोग तो डिसिप्लिन में होते हैं लेकिन अनहोनी तो कोई जानता है नहीं। अगर उस कंडीशन में अगर पूरे राइडिंग गियर्स के साथ अगर आपका एक्सीडेंट भी होता है तो आप मतलब 90% आप सेफ रहेंगे जी। सही बात। बिल्कुल। और अब खेल पर एक क्वेश्चन मैं और पूछना चाहूंगा कि आप लोग भी लोकल वे में खेलते हैं, ठीक है? आप लोग भी खेलने जाते हैं अलग अलग प्रखंडों में, टूर्नामेंट होता है, आप लोग भी कराते हैं टूर्नामेंट, तो क्या उसमें खिलाड़ियों को भी पैसा मिलता है जैसे आईपीएल, एसपीएल चाहे और जगहों पर मिलता है उस तरीके का? जी बिल्कुल, जैसे आईपीएल में तो ऑक्शन होता है और ऑक्शन के अकॉर्डिंग सारी टीमें एक एक प्लेयर को अपने टीम में लाने की होड़ मची रहती है। तो वैसा तो बहुत ज़्यादा यहाँ नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे अगर प्रखंड लेवल या फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज हो तो बहुत सारी ऐसी टीमें हैं जो अलग अलग प्लेयर जो जिस हिसाब के जिस कैटेगरी के प्लेयर हैं उनको अपनी टीम में लाते हैं, और सब लोग जैसा परफॉर्मेंस करते हैं, जैसे प्लेयर होते हैं वैसा पैसा यहाँ भी मिलता है और लोग लेते हैं जी। जैसे मैं बता दूं मिनिमम 4,000 5,000 रुपए, 10,000 15,000 रुपए अच्छा, तक एक मैच? जी बिल्कुल, एक मैच का। और उस मैच में आप या तो 0 करो या 100 करो, उससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, मतलब क्रिकेट तो ऐसे बोलते हैं ना, क्रिकेट अनिश्चितताओं का गेम है। हाँ। तो वो बेस्ट 11 हो या फिर बेस्ट प्लेयर आते हैं, अब उनके हाथ में तो नहीं होता कि वो सेंचुरी करेंगे ही, तो उनका ऐसा होता है कि वैसे परफॉर्मर होते हैं और जो अच्छे क्रिकेटर होते हैं वो परफॉर्म करते ही हैं। तो कभी ऐसा हुआ है कि दो टीम जो है कह रहा है कि मेरे पास आओ, मैं 5,000 दूंगा, कोई कह रहा है 10,000 दूंगा, मैं इतना दूंगा, तुम मेरे साथ खेलो? जी बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल होता है। लेकिन जैसे अपने जिले में 2-4 ही वैसी टीमें होती है जो बाहर डिस्ट्रिक्ट में जाके खेलती है, तो हमेशा अगर कुछ जो सर्टेन लोग हैं, सर्टेन प्लेयर हैं, अगर एक साथ खेलते हैं तो हमेशा अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। अगर मान लीजिए मैं 5 लोगों के साथ खेलता हूँ, पूरा सीजन में उनके साथ खेलूंगा, तो मुझे अच्छे से पता है कि कौन कैसा खेलता है, और मैं इनको छोड़ के दूसरी टीम में जाऊंगा तो मुझे पता नहीं होगा ज्यादा कि कौन प्लेयर कैसा है। तो उस कंडीशन में मैं शायद हो सके अपना परफॉर्मेंस दूं, लेकिन जिससे परफॉर्मेंस लेना है वो न कर पाऊं। इसलिए हमेशा पैसे के चक्कर में किसी और टीम में न जाके साथ में खेलना ज्यादा अच्छा होता है। अच्छा, और बिहार के कुछ ऐसे खिलाड़ी जो कि आईपीएल में भी और इंडियन क्रिकेट टीम में भी अच्छा कर रहे हैं, जैसे वैभव सूर्यवंशी, मुकेश कुमार और आकाशदीप, ईशान किशन, ये लोग ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि अच्छा कर रहे हैं। क्या इससे बिहार की जो खिलाड़ी हैं उनको क्या मतलब प्रोत्साहन मिलती है और उनमें कुछ लगता है कि अब हम भी कुछ अच्छा खेल कर उस लेवल पर जा सकते हैं? जी बिल्कुल, वैभव सूर्यवंशी जिनका आपने नाम लिया, वो भी मात्र 14 साल के हैं, 14 साल के हैं और नेशनल लेवल पे अपना नाम बना रखा है उन्होंने कि ऐसा परफॉर्मेंस करके कि राजस्थान की टीम ने उन्हें अपना पिक किया है। तो इस कंडीशन में अगर जैसे ईशान किशन हो गए, आकाशदीप हो गए, मुकेश कुमार जो कि इंडियन टीम को भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं, तो ऐसा लगता है ना कि हमारे पास के ही लोग तो इतना मेहनत करके वहां तक जा गए हैं और मतलब और ज्यादा अच्छा टीम के लिए करेंगे, इंडियन टीम हो या फिर आईपीएल की कोई भी टीम हो, तो उन्हें देखकर लगता है कि हाँ, जब वो जा सकते तो हम क्यों नहीं जा सकते। हाँ, नेचुरल राइडिंग, एडवेंचर करना युवा पीढ़ी में काफी क्रेज हो चुका है। नेचुरल राइडिंग करते समय युवा पीढ़ी को किन-किन सावधानी को फॉलो करनी चाहिए ताकि उनको कोई भी खतरा का सामना ना करना पड़े? देखिए, राइडिंग तो मुझे लगता है कि सभी लोगों को एटलीस्ट एक बार तो राइडिंग करना चाहिए। मतलब डेली रूटीन में जो राइडिंग मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि आप 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर जाते हैं। अगर कोई डेस्टिनेशन पे आप पूरे सेफ्टी के साथ आप जाते हो, आप बिल्कुल जाइए, वहां के बाद से आपको लगा कि हाँ, ये मैं आज तक क्यों नहीं किया, ठीक है। अब जहां तक नेचुरल राइडिंग की आपने बात किया, जैसे मैं लद्दाख जा चुका हूँ, लाहौल स्पीति जा चुका हूँ, राजस्थान जा चुका हूँ और मंदारमनी, ये सब है। तो ये जो कुछ लोकेशन मैंने बताया, तो लाहौल स्पीति हो गया या लेह लद्दाख हो गया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फीले रास्ते होते हैं और वहाँ अगर स्नोफॉल हुआ तो रास्ते बंद हो जाते हैं। तो आपको वैसा टाइम ढूंढना पड़ेगा कि किस टाइम में वहाँ जाना सेफ है, ठीक है। तो वो हो गया।
और उसके बाद वहाँ बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड चला जाता है। तो उस कंडीशन में आपके पास जैसे सेफ्टी के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर है या नहीं है, कुछ मेडिसिन है या है नहीं है, वो सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। कुछ मतलब लेह लद्दाख की स्पीति ऐसी जगह है जहाँ आप मतलब सर्टेन से प्लान करके बाइक का चाबी स्टार्ट मतलब ऑन करके स्टार्ट करके नहीं जा सकते। उनके लिए उस जगहों के लिए आपको कम से कम 1 महीना का प्रिपरेशन चाहिए सारे लोगों के साथ कि वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में क्या हो सकता है और उसके लिए हम तैयार हैं या नहीं। तो ये सारी चीज़ों पर अगर आप ध्यान देंगे, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड है। जैसे मैं बता दूं खारदुंगला जो अभी हम लोग गए थे, लेह से लगभग 50 किलोमीटर या 60 किलोमीटर आगे था। उसका जो एल्टीट्यूड था ना वो ऑलमोस्ट 18,000 फीट पे था। अच्छा। जो कि आप देख लेंगे तो लगभग 6 किलोमीटर अपना जो सी लेवल उसके ऊपर है। अच्छा। वहां पे ऑक्सीजन लेवल चला आता है बिलो 50। तो वहां पे ब्रीदिंग में बहुत इशू आता है। तो जो फिट हैं उन्हें तो थोड़ा बहुत दिक्कत से कुछ होता नहीं है, लेकिन जो भी सांस के जिनका भी अगर कुछ प्रॉब्लम है तो ब्रीदिंग इशू है तो उनको ऑक्सीजन सिलेंडर आता है, वो सब लेके ही जाना चाहिए। तभी आप वैसे इलाकों में आप जाएं तो बेस्ट है। एडवेंचर करना कहीं ना कहीं हमारे चित्त से कनेक्टेड है, मन से कनेक्टेड है। जी बिल्कुल। सोल को शांति मिलती है। नेचर से अगर प्यार है तो आप जरूर एडवेंचर राइडिंग कर सकते हैं। और कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि हम राइडिंग पर निकले और रास्ते में ये लगा कि यार मैंने गलती कर दिया, ये बहुत कठिन है भाई, इस बार मैंने ये गलत डिसीजन हम लोग ले लिए? जी बिल्कुल। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था कि अभी जो गर्मी इतने अप्रैल का महीना चल रहा है, इस कंडीशन में हम लोगों ने सोचा कि नॉर्थ ईस्ट जो 7 सिस्टर है उसको एक्सप्लोर करते हैं। और यहाँ से नॉर्थ ईस्ट जाने के लिए आपको गुवाहाटी तक पूरा लगभग 1100 किलोमीटर आपको इतनी धूप में इतने गर्मी में पूरा राइडिंग गियर्स पहन के जाना पड़ा। और रोड भी बहुत ज्यादा हीट होता है, गाड़ी भी थोड़ा हीट होती है। तो उस कंडीशन में जो 2 दिन हम लोगों का गया ना बहुत ज्यादा वर्स्ट था। लग रहा था कि कैसे जितना जल्दी पहुंच सके। और राइडिंग में बहुत ज्यादा रात में ड्राइविंग करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि डे में जो विजिबिलिटी होती है वो ज्यादा बेहतर होती है। उस कंडीशन में उसी टाइम हम लोगों को ये फील हुआ कि इस बार शायद हम लोगों ने गलती कर दी है। अच्छा, चलिए आप ऐसे ही सेफ राइडिंग कीजिए। आप आए, खेल के बारे में बातें की, आपने आईपीएल के बारे में बहुत गहन रूप से आपने बताया, यहाँ के लोकल क्रिकेट के बारे में बताया और साथ में आपने बॉडी बिल्डिंग के बारे में बताया। आप यहाँ आए, हम लोग को बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो आपको देखकर प्रेरित हो रहे होंगे और आप जो कर रहे हैं उसको भी वो अपने जीवन में ढालना चाह रहे होंगे। तो आपका मतलब यहाँ आए, बहुत अच्छा लगा। आप नवगुरु टॉक शो के बारे में क्या कहना चाहिएगा? जी बिल्कुल, मैं अभी यही बोलने वाला था। सबसे पहले तो थैंक यू जो आप लोगों ने मुझे बुलाया। और मतलब ये इस जगह पे एक टॉक शो स्टार्ट करना मुझे लग रहा था कि बिल्कुल बोलते ना स्ट्रीम से बिल्कुल हटके है, क्योंकि ये पहली बार है। और यहाँ पे ऐसे पर्सनालिटीज को बुलाना, जैसे विधायक जी, मैंने अभी कुछ रिसेंट के कुछ शो देखे थे, तो जैसे होता है ना कि बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो प्रॉब्लम सारे लोग फेस करते हैं, लेकिन उसका रूट कॉज क्या है सबको पता नहीं होता। जैसे विधायक जी आए, अपने क्षेत्र में क्या क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है उन्होंने बताया। तो सारे जो लोग इस मतलब टॉक शो को देख रहे हैं तो वो लोग तो समझे कि हाँ ऐसा ऐसा कारण है तभी तो हो रहा है। और पूरी वीडियो को देखे, छोटे मोटे क्लिप को देखकर निर्णय ले लेना अच्छी बात। जी बिल्कुल। और वही मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे ऐसे डिफरेंट पर्सनालिटीज आते हैं तो वो अपने जीवन के बारे में या फिर जो उन्होंने अभी तक किया है अपने थॉट्स बताते हैं। तो वैसे कुछ तो लोग होंगे जो बिल्कुल सिमिलर होंगे, तो उन लोगों को काफी अच्छा हेल्प मिलता है कि जो भी क्षेत्र में उसमें कैसे बेहतर कर सकते हैं। यहाँ पे खुलकर बोलने का मौका मिलता है। जी बिल्कुल जी। और जो डिटेल्स बातें हैं वो बता सकते हैं कि क्या समस्या का मुख्य कारण है। और आप संखा स्टूडियो में बैठे हैं, ये एक हाजीपुर का एक बेहतरीन स्टूडियो है और ये प्री वेडिंग, वेडिंग और एडवर्टीजमेंट का काम करती है। साथ में ये बहुत ऐसा इवेंट है जिसको ये मैनेज करती है। आप यहाँ आए, कैसा लगा आपको? जी वही, सबसे पहले आके मैंने इनको बताया कि मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है कि हाजीपुर में इतना अच्छा स्टूडियो बना है। बहुत अच्छा लगा और पूरा सेटअप भी बहुत खूबसूरत है।
और होप उनका मैंने सारा अचीवमेंट भी देखा, तो उससे लगा कि हाँ बिल्कुल सिर्फ कैमरा लेकर फोटो क्लिक करने से नहीं होता है, इसमें भी स्टडी करना होता है, कैसे क्या करना है, वो सारी चीजें मतलब मैनेज कैसे करना है, क्या चीज कैसे होना चाहिए, ये इन्हें अच्छे से पता है। क्योंकि फोटो तो कोई भी अभी के टाइम में मल्टीमीडिया फोन सारे के लोगों के पास है, सारे लोग फोटो क्लिक करते हैं, लेकिन जो एडवांस इसमें होते हैं उनका रिजल्ट बिल्कुल अलग होता है नॉर्मल से। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा। और टेक्निकल भी ये लोग पढ़ाई करके फिर इस फील्ड में उतरे हैं और पूरी तैयारी के साथ उतरे हैं, और हाजीपुर को बेहतर बनाने में इन सभी लोगों का सहयोग जरूर योगदान मिल रहा है। और अंत में मैं आपके साथ एक गेम खेलना चाहूंगा, ठीक है? वो गेम होगा कि आपको बल्ले से बॉल को कितना बार टैप कर सकते हैं? हाँ, टैप कर सकते हैं। तो पहले गुरु से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? आप कितना बार करते हैं? तो बैट यहाँ है और बॉल ये है, ये कप मैं इधर कर देता हूँ। ओके, हाँ हाँ बिल्कुल। 1 2 3 4 वो खत्म। चलिए, अब आप करेंगे। नहीं, पहले आप। अच्छा, चलो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 कौन 18 कहता है 19 नवनीत भैया बुजुर्ग है? You have 26 27 28 29 30 31 वाह, 32 क्या बात, क्या बात। कितना हुआ? 35। अब मेरे लिए चैलेंजिंग है, उसको थोड़ा उधर कर लीजिए। लेकिन 1 2 3 4 10 11 मैं जीत गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए। और मैं दर्शकों को कहूंगा कि आप नवगुरु टॉक शो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नवगुरु टॉक शो। जी।